हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो एक कॉन्टिन्यूइंग टॉपिक है स्टेट सक्सेशन का। पहले जो मैंने आपको बताया सारा स्टेट सक्सेशन के बारे में, जनरली जो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मैंने आपसे वो डिस्कस किया। आज मैं इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकली जो इश्यूज अराइज होते हैं, जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं स्टेट सक्सेशन पे, आज हम उससे डील करेंगे। प्रैक्टिकली अगर मैं स्टेट सक्सेशन के बारे में बताऊं तो हम इसको कहते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ स्टेट सक्सेशन, यानी कि जब स्टेट सक्सेशन हो जाती है तो क्या कंसिक्वेंसेस सामने आते हैं, वो होते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज। तो मैंने डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से उसको बयान किया गया है। मैंने इसको 8 तरह से एनलिस्टेड किया है इन इश्यूज को, और इसमें जो सबसे पहला है वो है ट्रीटीज। अब ट्रीटीज जो है किस तरह से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जैसा कि मैंने बताया स्टेट सक्सेशन में क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है रिप्लेस होती है। अब बहुत सारी ट्रीटीज एक स्टेट ने रेटिफाई की हुई होती हैं डिफरेंट नेचर की, तो अब क्या वो ट्रीटीज बाइंडिंग होती हैं सक्सेसर स्टेट के ऊपर या नहीं होती, ये हमारा पहला पॉइंट है। ट्रीटीज जो हैं वो उसमें हम येस और नो नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रीटीज की बहुत सारी किस्में हैं। तो मैं ट्रीटीज को बाय लिस्टिंग जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रीटीज कॉन्टिन्यू होती हैं और कौन सी ट्रीटीज जो है डिसकॉन्टिन्यू होती हैं। तो सबसे पहले जो ट्रीटी है वो है पर्सनल नेचर की ट्रीटीज। पर्सनल ट्रीटीज ऐसी ट्रीटीज होती हैं जो कि पीस के हवाले से ट्रीटी हो, फ्रेंडशिप ट्रीटी हो, अलायंस ट्रीटी हो, यानी कि दो स्टेट्स के दरमियान आपस में ताल्लुकात के हवाले से, फ्रेंडशिप के हवाले से जो ट्रीटीज होती हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल ट्रीटीज। तो पर्सनल ट्रीटीज जो होती हैं जो कि प्रीडिसेसर स्टेट ने की हुई होती हैं, तो अब सक्सेसर स्टेट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसको कंटिन्यू करे या ना करे, यानी कि दैट इज एन ऑप्शनल सक्सेशन के जी आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप रिफ्यूज कर सकते हैं। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज होती हैं जिसमें स्टेट दो स्टेट्स के दरमियान जो है जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए जो है ट्रीटीज की होती हैं, लाइक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती हैं कि जी एक जो एक्यूज पर्सन होता है या कन्विक्टेड पर्सन होता है उसको दूसरी स्टेट सरेंडर करती है ऑन सर्टन ग्राउंड्स। तो अब ये ट्रीटीज जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज, ये भी ऑप्शनल होती हैं कि जो सक्सेसर स्टेट है वो उसको कंटिन्यू करे या ना करे। सक्सेसर स्टेट और प्रीडिसेसर स्टेट की आप मिसाल जहन में रखें बांग्लादेश और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान वाज अ प्रीडिसेसर स्टेट एंड बांग्लादेश वाज अ सक्सेसर स्टेट। तो ये ट्रीटीज जो पाकिस्तान की थी, कोई पर्सनल ट्रीटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज, ये जो पाकिस्तान ने रेटिफाई की हुई थी, तो बांग्लादेश के पास ये ऑप्शन था कि उनको कंटिन्यू करे या ना करे। तो ये हैं ऑप्शनल ट्रीटीज, यानी कि पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद आ जाती हैं कमर्शियल ट्रीटीज। कमर्शियल ट्रीटीज होती हैं जिनमें स्टेट जो है वो बिजनेस के हवाले से ट्रीटीज करता है। टैक्स, इसमें टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं, या जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला होते हैं, इसमें भी जो सक्सेसर स्टेट होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उनको कंटिन्यू करे या ना करे। इसके बाद आ जाती हैं मल्टीलेटरल ट्रीटीज। मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती हैं जिसमें बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं। आप इसकी मिसाल लीजिए VCLT 1969, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982। ये वो ट्रीटीज हैं जो कि मल्टीलेटरल है, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स इसकी पार्टीज हैं। तो ये भी जो सक्सेसर स्टेट होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उनको कंटिन्यू करे या ना करे। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फ्रंटियर एग्रीमेंट्स ट्रीटीज। फ्रंटियर एग्रीमेंट्स ट्रीटीज कहते हैं बॉर्डर ट्रीटी, यानी कि जो बॉर्डर लाइन एक ट्रीटी होती है दो स्टेट्स के दरमियान, तो क्या वो जो है ऑप्शनल होती है या बाइंडिंग होती है। तो फ्रंटियर एग्रीमेंट्स या फ्रंटियर जो ट्रीटीज होती हैं इनके बारे में कहते हैं दे आर बाइंडिंग इन नेचर, कि सक्सेसर स्टेट इज बाउंड टू फॉलो द फ्रंटियर एग्रीमेंट्स और बॉर्डर ट्रीटी। इसके बाद डिस्पोजिटिव ट्रीटीज के बारे में भी ये कहते हैं कि दिस इज बाइंडिंग ऑन द सक्सेसर स्टेट। अब डिस्पोजिटिव ट्रीटीज होती कौन सी हैं? ये बेसिकली ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट्स के ऊपर कुछ अपने ऊपर खुद रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की होती हैं प्रीडिसेसर स्टेट ने, लाइक राइट टू पैसेज ऑफ रेलवे, राइट टू पैसेज ऑफ ट्रूप्स, या फिर फिशिंग के हवाले से। तो ये वो ट्रीटीज होते हैं जिसमें स्टेट ने खुद से पहले से इजाजत दी हुई होती है और उसकी कंसिडरेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी होती है। तो देयरफॉर सक्सेसर स्टेट के बारे में कहते हैं कि वो बाउंड होती है कि डिस्पोजिटिव ट्रीटीज को ऑब्लाइज करेगी। तो हमने देखा कि तमाम ट्रीटीज जो हैं वो कॉन्टिन्यूड नहीं होती। ट्रीटीज की भी डिफरेंट आगे काइंड्स हैं। कुछ ट्रीटीज बाइंडिंग होती हैं सक्सेसर स्टेट पे और कुछ ट्रीटीज जो हैं वो ऑप्शनल होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो
पॉइंट है वो है मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेंबरशिप जो है जैसा कि मैंने मिसाल दी थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था बिफोर 1971, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान था। तो अब पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर था। जैसे ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस का मेंबर रहेगा या उसको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि जो नई स्टेट जो भी सक्सीड करती है वो फ्रेश अप्लाई करती है मेंबरशिप के लिए। इसी तरह से जो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कहते हैं कि एक बड़ी क्रूशियल सी सिचुएशन अराइज हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट हुए थे। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा जी पाकिस्तान तो फ्रेश एप्लीकेशन देगा लेकिन इंडिया कंटिन्यू करेगा यूके की मेंबरशिप को। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि भाई क्यों पाकिस्तान ने अप्लाई किया फ्रेश। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ये बेसिकली इंडिया से आगे फर्दर सक्सीड हुआ है, यानी कि यूके से ब्रिटिश इंडिया सक्सीड हुआ और ब्रिटिश इंडिया से फर्दर पाकिस्तान सक्सीड हुआ। देयरफॉर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो फ्रेश अप्लाई करेगा और यही हुआ था कि पाकिस्तान ने फ्रेश एप्लीकेशन दी थी यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए। यानी कि इसमें क्या आता है कि बाइंडिंग नहीं होती जो मेंबरशिप वाली ट्रीटीज होती हैं। इसके बाद जो आते हैं पब्लिक राइट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि एक स्टेट की जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी या पब्लिक राइट्स थे तो वो क्या जो आने वाली स्टेट है वो उसको उनको ऑन करेगी या नहीं डिस ऑन करेगी। तो इसमें कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसकी ऑनरशिप में चली जाती हैं। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी पिछली प्रीडिसेसर स्टेट की होती है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है सक्सेसर स्टेट के पास। यानी कि अब पब्लिक प्रॉपर्टी में कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, इस तरह से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है सक्सेसर स्टेट का। इसके बाद है पब्लिक डेट्स, जो लोन होते हैं जो स्टेट्स ने लिए हुए होते हैं आईएमएफ से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बारे में जनरल रूल ये है कि पब्लिक डेट जो है वो बाउंड नहीं करता सक्सेसर स्टेट को, यानी कि सक्सेसर स्टेट बाउंड नहीं है कि वो पिछली स्टेट का डेट पे करे। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर जो सक्सेसर स्टेट है वो बेनिफिशियरी है उस डेट की और उसने बेनिफिट तो एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर जितना बेनिफिट प्रोपोर्शन वाइज एक्सेप्ट किया है उतना उसको डेट भी पे करना पड़ेगा। यानी कि जनरल रूल क्या हुआ कि डेट इज नॉट बाउंड ऑन द सक्सेसर स्टेट, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिया है तो अब आप जो है पब्लिक डेट भी पे करने के बाउंड हैं। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जो बाइलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं दो स्टेट्स के दरमियान, इसके बारे में वेग सी अभी तक स्टेटमेंट्स हैं, कोई बाकायदा तौर पे जो है लॉज नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो हमारे पास कस्टमरी लॉ है वो ये कहता है कि जी जनरली दे आर ऑब्लिगेटेड बट देयर इज एन ऑप्शन, स्टेट के पास ऑप्शन है कि अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिसकंटिन्यू करना चाहे तो कर सकती है। इसके बाद आते हैं टॉर्ट्स। अगर प्रीडिसेसर स्टेट ने कोई टॉर्ट कमिट किया था, कोई सिविल रॉन्ग कमिट किया था और उसके ऊपर कोई लिक्विडेटेड या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस थे, तो अब जो बाद वाली स्टेट है वो क्या उन डैमेजेस को पे करेगी, तो ये एक क्वेश्चन है। तो इसके बारे में कहते हैं कि बाद वाली स्टेट जो है उसको वो बाउंड नहीं है कि वो पिछले जो डैमेजेस है वो भी पे करे प्रीडिसेसर स्टेट के। इसके बाद आ जाते हैं लॉज, कवानीन, यानी कि जब प्रीडिसेसर स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कवानीन थे, जो इनेक्टमेंट्स थी, क्या सक्सेसर स्टेट के ऊपर वो लागू होंगे। तो इसके बारे में कहते हैं यस, कि जितने कवानीन प्रीडिसेसर स्टेट के थे वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे सक्सेसर स्टेट के अनटिल और अप टिल जब तक के जो सक्सेसर स्टेट है वो अपने कवानीन खुद नहीं बना लेती। आप इसमें पाकिस्तान की मिसाल लीजिए कि जितने ब्रिटिश लॉज थे वो पाकिस्तान ने ऑटोमेटिकली ऑन कर ली और फिर जैसे जैसे पाकिस्तान ने अपनी अमेंडमेंट्स की या चेंजिंग्स की तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिपील करती गई है उनको। इसके बाद लास्ट पॉइंट है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यानी कि अब प्रीडिसेसर स्टेट के जो नेशनल्स थे, अब जब सक्सेसर स्टेट बनी तो उन नेशनल्स का क्या होगा जो उस टेरिटरी के ऊपर रहते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी कि 26 मार्च 1971 से पहले जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे दे वर पाकिस्तानी नेशनल। अब जैसे वो बांग्लादेश के अंदर कन्वर्ट हुआ तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये अब बांग्लादेश के नेशनल्स होंगे या ये पाकिस्तान के नेशनल होंगे। तो इस पर इंटरनेशनल लॉ बड़ा क्लियर है। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि उनके पास ऑप्शन है और उनको ये अपॉर्चुनिटी देना ड्यूटी है सक्सेसर स्टेट की कि अगर वो अपनी प्रीडिसेसर स्टेट की नेशनैलिटी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और अगर वो सक्सेसर स्टेट की नेशनैलिटी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हाउएवर ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं इन पर बहुत सारी वायलेशंस होती हैं, खास तौर पे नेशनैलिटी वाले इशू पर। जो सक्सेसर स्टेट होती है वो ये ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करती उन नेशनल्स को कि वो प्रीडिसेसर स्टेट की नेशनैलिटी रखें।
तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिन पर मैंने इंटरनेशनल लॉ ने आंसर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हैं स्टेट सक्सेशन के वो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।